हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि हम बीपीएससी 69 के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे थे, तो उसमें दृष्टि का जो फर्स्ट टेस्ट था उसके हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज़ देख रहे थे हम बीपीएससी 69 के लिए, और उसमें 75 क्वेश्चंस को हमने देखे थे। और ये हमारा जो टेस्ट है ये स्पेशली इसमें एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इससे आपकी ये जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी 6 to 12 है उसके सारे क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और अच्छे क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना इसका पार्ट 2 है ये, और इस पार्ट में हम जो 75 क्वेश्चन हमारे शेष रह गए थे, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी के पीसीएस में, 75 क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे। 75 क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये आपकी जो वीडियो है वो बीपीएससी का जो टीचर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम्स आगे या फिर जहाँ भी हिस्ट्री पूछता है, आप रिवीजन के लिए इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है। भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को पूर्व समय से आरंभ करते हुए काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये जो घटनाएं दे रखी हैं इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। ठीक है, 1928 में हुआ था। और महात्मा गांधी का जो नोआखोली का दौरा था वो कब हुआ था? ये 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। और ये हुआ क्यों था? तो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने नोआखोली का दौरा किया था। और गांधी इरविन समझौता आपको पता ही है 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से क्रम क्या हुआ इसका? राइट आंसर इसका ए हो गया है, 1342। ठीक है, और ये तो क्रोनोलॉजी हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कुछ और महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 1915 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, और 1918 में क्या हुआ था? 1918 में खेड़ा आंदोलन और गुजरात में हुआ था। और इससे पहले 1918 में अहमदाबाद आंदोलन भी हुआ था। अहमदाबाद में जो मिल हड़ताल हुई थी वो 1918 में ही हुई थी, लेकिन खेड़ा से पहले हुई थी। और जो 1919 का रॉलेट सत्याग्रह हुआ था मार्च अप्रैल में। ठीक है, और देखते हैं 1921 में क्या हुआ था? तो 1921 में जो है असहयोग और खिलाफत आंदोलन हुआ था। और 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ, बता दिया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो ये महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी थी, हमने डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्न में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया? तो कौन सा एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है ये एक्ट आया था 1858, और इसमें क्राउन का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, और बाकी रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में आया था, ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि 13वीं शताब्दी के दौरान मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है किस क्षेत्र के लिए किया था ये बताना है। 13वीं शताब्दी में जो मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो ये किया था पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा तथा यमुना के बीच की भूमि के लिए। ठीक है, तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, और उन्होंने जो है राजनीतिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग उस भूमि के लिए किया था जो दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का हिस्सा थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए पहले महानिदेशक कौन थे? तो ये थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो वर्ष 1875 में जो ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है। तो ब्लैक स्वान ये कार्बन के भी इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्लैक स्वान की बात की है। तो ब्लैक स्वान क्या है? ये दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में है, और इसका समाज या विश्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि इन घटनाओं को 3 विशिष्ट विशेषताएं हैं इसकी,
वे अत्यंत दुर्लभ हैं तथा नियमित अपेक्षाओं के दायरे से बाहर हैं। उन्हें टकराने के बाद उनका गंभीर प्रभाव पड़ता है और जब व्यापक स्पष्टीकरण दिखाई देता है तो वे पश्च दृष्टि में संभावित प्रतीत होते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत महासामंत एवं जो महामंडलेश्वर होते थे, ये कौन होते थे? तो ये जो होते थे वो बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार होते थे। ठीक है, राजा लोग प्रायः उन भूस्वामी का मतलब राजा लोग जो थे वो प्रायः उन भूस्वामियों या योद्धा सरदारों को अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। आईन अकबरी जो है ये किसने लिखी है? तो आईन अकबरी लिखी है अबुल फजल ने। ठीक है, आईन अकबरी ये पुस्तक है एक, इसका इतिहासकार अबुल फजल जो थे अकबर के दरबारी कवि, उन्होंने ये लिखी है। और इनके बारे में जानते हैं कि आईन का मुख्य उद्देश्य जो है, आईन अकबरी का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य की एक दृष्टि प्रस्तुत करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये किसने की थी? तो ये की थी सर विलियम जोन्स ने। और इसके बारे में जानते हैं कि 15 जनवरी 1784 को एक ब्रिटिश अधिवक्ता और प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट थे सर विलियम जोन्स। ये प्राच्यवादी अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक ये रहे थे। और इन्हीं के शासनकाल में, वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। ये पूछा जाता है कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। क्वेश्चन नंबर 84 है। वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, तो किसे जानते हैं वंदे मातरम आंदोलन के रूप में? ये जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। तो वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जानते हैं हम स्वदेशी आंदोलन को। और 1905 में ये वायसराय कर्जन के समय में हुआ था। वायसराय कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था उसके विरोध में ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है। मुग़ल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग हुआ है, ये किस लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता था? तो ये किसानों के लिए किया जाता था। ठीक है, रैयत तो आपको पता ही होगा, लेकिन मुजरियान ये नया शब्द आपके लिए हो सकता है। तो ये किसानों के लिए शब्द प्रयोग किए जाते थे। तो मुग़ल काल के जो भारतीय फ़ारसी स्रोत किसान के लिए प्रायः रैयत या बहुवचन में इसको रियाया भी बोलते थे, या मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। ठीक, तो राइट आंसर सी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 है। मुस्लिम लीग के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह के द्वारा किया गया था, ये गलत हो गया। यही है, पूछा है इन्होंने कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। बाकी इसका गठन ढाका में हुआ था, ये सही है। इसका बंगाल विभाजन मतलब इसने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। इसका गठन जो है मुस्लिम कृषक समूह के द्वारा किया गया था, ये गलत है। किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने की थी। ठीक है, कब की थी? गठन इसका हुआ था 1906 में इसका गठन हुआ था। और बंगाल के विभाजन का इसने समर्थन किया था और ढाका में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। 29 जुलाई 2010 को सबसे पहले इसे सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। मुग़लों के समय में अमील गुजार जो होते थे, अमील गुजार को इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे अमील गुजार को? तो ये राजस्व संग्रहकर्ता के नाम से जाना जाता था। तो लोगों पर जो करों का बोझ निर्धारित करने से पहले मुग़ल शासन ने ज़मीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में विशेष जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की, और इसलिए राजस्व संग्रहकर्ता जो है इनकी नियुक्ति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। चोल काल जो मंदिर हैं, चोलकालीन मंदिर, इनके विषय में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट IAS की टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन अच्छे होंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको टफ लगे, तो उससे डरना नहीं है।
कभी कभी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे चोल काल है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, या फिर गांधी जी के आंदोलन है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो नहीं देखा है ना हमने, कैसा भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, लेकिन ये श्योर है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनेंगे, और ये भी श्योर है कि क्वेश्चन जो हम ये कर रहे हैं ये 6 to 12 एनसीईआरटी के हैं, तो क्वेश्चन इन्हीं में से मिलना है हमें, तो क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर सकते। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह हम ये टेस्ट सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी 2 पार्ट में, तो हम सेकंड टेस्ट सीरीज़ जो है टेस्ट नंबर 2 इसका लेके आएंगे। हो सकता है सेक्शनल, मतलब अभी हम सेक्शनल कर रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट का हमारा वो टेस्ट होगा, फिर ये हमारी हिस्ट्री तो कवर हो ही जाएगी एक टेस्ट में। 150 क्वेश्चन हमारे, ये सेकेंड पार्ट है ना हमारा। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, चोलकालीन मंदिर के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में बताना है। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर राजराज द्वारा बनवाया गया था, तो ये राजराज द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये बनवाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है, राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा, दोनों के द्वारा एक्चुअली बनवाया गया था। और तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर जो हैं ये अपनी स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है, मंदिर में कांस्य प्रतिमाएँ नहीं मिली, तो ये सही है। ठीक है, मंदिर में जो है कांस्य की प्रतिमाएँ नहीं मिली हैं। कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण जो है सबसे विशिष्ट माना जाता था, और चोल कांस्य प्रतिमाएँ संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से एक मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन ये पूछा है कि नहीं मिली, तो ये भी गलत है ना, क्योंकि मिली थी, क्योंकि चोलकालीन तो कांस्य प्रतिमाएँ प्रसिद्ध थी ना। और तीसरा है, मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए केंद्रित थे, तो ये सही है। जो मंदिर थे वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब, मतलब उसकी छाया दिखाते थे कि किस टाइप उस टाइम क्या अर्थव्यवस्था रही होगी, कैसा समाज रहा होगा, और कैसी संस्कृति, कैसा कल्चर रहा होगा। तो इस पहला और दूसरा गलत है, और तीसरा इसका ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न में से किसके राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो दिल्ली में एक पार्क भी है कोरोनेशन करके, जहाँ पे ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई थी, तो कोरोनेशन पार्क उसे बोलते हैं। तो ये किसके समय में किया गया था? किसके राज्याभिषेक किया गया था? तो ये किया गया था किंग जॉर्ज पंचम का। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर भी है। और वर्ष 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया था, तो इस अवसर पे दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था। इस दरबार में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें दे रखा है कि किस चीज़ का आविष्कार जो है किसने किया था। ठीक है, तो देखते हैं। जो उड़न तुरी करघा था, इसकी स्थापना इसका आविष्कार जॉन के ने किया था। और क्वेश्चन कताई मशीन जो है इसका जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। और वाटर फ्रेम की जो आविष्कार किया वो रिचर्ड आर्कराइट ने, और शक्ति चालित करघे की एडमंड कार्टराइट ने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो गया। वर्ष 1733 में जो जॉन के हैं, इनके द्वारा उड़न तुरी करघे की, यानी जिसको फ्लाइंग शटल लूम बोलते हैं, इसकी खोज की गई थी, इससे कपड़ा बनाया जा सके। ठीक है, और जेम्स हरग्रीव थे, इन्होंने 1765 में कताई मशीन, जिसको स्पिनिंग जेनी बोलते हैं, इसका निर्माण किया। और रिचर्ड आर्कराइट जो थे, इन्होंने 1769 में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। और एडमंड कार्टराइट ने शक्ति चालित करघे का जो आविष्कार किया वो 1787 में किया। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान निम्न में से कौन सा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर नहीं था? 17वीं शताब्दी के टाइम बात हो रही है, तो अब्बासी साम्राज्य। ठीक है, अब्बासी साम्राज्य जो है वो अपने उत्कर्ष पे नहीं था। क्यों नहीं था? कि मुग़ल साम्राज्य जो है एशिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय साम्राज्यों में से एक था, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाने में सफल रहा था। तो ये साम्राज्य कौन कौन से थे? मिंग, जो कि चीन का साम्राज्य था। ठीक है, ये अपने उत्कर्ष पे था उस टाइम। और सफ़ावी साम्राज्य, जो ईरानी साम्राज्य था, ये उत्कर्ष पे था अपने। और ऑटोमन, जो कि तुर्की साम्राज्य था, ये उत्कर्ष पे था। अतः विकल्प जो डी सही है, मतलब उत्कर्ष पे कौन नहीं था? अपना अब्बासी साम्राज्य।
क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था? तो ये किसने किया था? एडविन मॉन्टेग्यू ने, ठीक है। और ये एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू जो थे वो 1917 से 1922 के बीच जो है भारत के राज्य सचिव रहे थे। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो तुहफ़त उल मुवाहिदीन उनकी पहली प्रकाशित रचना थी, ठीक है। तो ये सही है और इसका मतलब था कि देवताओं को एक उपहार, और 1803 में ये प्रकाशित हुई थी। तो पहला ऑप्शन सही है। उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आदमी सभा की स्थापना की, 1814 में की थी, ये भी सही है। और कुछ ऑप्शन सी है, ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहली बौद्धिक सुधार आंदोलन था, ये तो ये भी जो है सही है। 1828 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो डी हो गया, ठीक है। 94 का डी, एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, इनका शासनकाल जो है इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो रजिया सुल्तान का जो कालक्रम था, तो रजिया सुल्तान का काल जो मतलब तुर्की ने वर्ष 1206 से 1290 तक शासन किया था, जिसमें रजिया सुल्तान ने इल्तुतमिश का स्थान लिया था। इल्तुतमिश की बेटी थी, तो उनके बाद आई थी। तो 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान का काल था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी के बाद आया था। तो 1296 से 1316 तक इसका काल था अलाउद्दीन खिलजी का। और फिरोज शाह तुगलक जो आया था वो 1351 से 1388 के बीच आया था। और बहलोल लोदी जो आया था वो 1451 से 1489 के बीच आया था। और सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान इनमें सभी में आया था, जो 1165 से 1192 तक जो चौहानों का शासन रहा था, उसमें पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था वो 1175 से 1192 तक रहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, यानी पहले पृथ्वीराज चौहान आया, फिर रजिया सुल्तान, फिर अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक और फिर बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, फ़र-ए-इजादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने, ठीक है। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ये प्रसिद्ध ईरानी सूफी संत थे। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में किन कारणों से एकत्रित हुए थे? तो ये एकत्रित किस कारण से हुए थे? देखो, दिसंबर 1915 में दोनों समूहों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए भी ये स्थापित हुआ, मतलब दोनों भी मध्यमार्गी और जो एक्टिविस्ट मतलब अमूल परिवर्तनवादी थे उनको एकजुट करने के लिए 1916 में ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है लखनऊ में मिले थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ था, ठीक है, पृथक चुनाव की मांग को स्वीकार करने के लिए। तो ये तो मुझे लग रहा है गलत था, क्योंकि पृथक चुनाव के मांग को इस मतलब ये जो 1916 की जो इनकी कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें पृथक चुनाव के मांग को स्वीकार कर लिया गया था और देश में प्रतिनिधिक सरकार के लिए मिलकर काम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो गया वो डी हो गया, एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सुलह कुल में मूल रूप से जो सुलह कुल है ये इसमें मूल रूप से किस विचार का वर्णन किया गया है? तो इसमें एक एकीकरण के स्रोत के रूप में इसका जो है वर्णन किया गया है सुलह कुल की नीति का, ठीक है। अबुल फजल सुलह कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आदर्शशिला के रूप में वर्णित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, कौन सा ब्रिटिश कानून संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए पारित किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1933 का चार्टर था ना, चार्टर अधिनियम 1933। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 अपना, किस मुग़ल शासक ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था? तो ये आदेश दिया था किसने? अकबर ने। तो अकबर तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर ई हो गया। अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था, ठीक। क्वेश्चन 101 है,
नेशनल फॉसिल वुड किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर्स के भी इसमें क्वेश्चन ऐड हैं। तो तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो डी हो गया, 1 से अधिक। 1922 में ये स्थापना की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 103 है, वुड्स डिस्पैच जो योजना थी इसकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो वो कौन सा कथन सत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है, इस पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपका आंसर जो है आप नहीं निकाल पाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो वुड्स डिस्पैच जो है ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिक्षा नीति पर हावी रहा। ठीक है, तो प्रभावी रहा था, ये सही है पहला ऑप्शन। इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया, ये भी सही है। और इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, 1 से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो वंदेगा शब्द था ये किस लिए प्रचलित था? तो ये सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों के लिए जो शब्द था ये प्रचलित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, 4 तस्लीम और जमीवोसी शब्दों का संबंध, जो 4 तस्लीम और जमीवोसी शब्द हैं ये इनका संबंध किससे है? तो देखो जो BPSC है इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब और एग्जाम्स होते हैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें एंशिएंट के भी क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि बिहार का जो इतिहास है वो एंशिएंट का ही इतिहास है, तो एंशिएंट को भी अच्छी खासी वेटेज दी गई है, मध्यकालीन भारत को भी अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक बैलेंसिंग तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, इसीलिए इसमें एंशिएंट के भी क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे और आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। तो ये है कि 4 तस्लीम और जमीवोसी शब्दों का संबंध जो है किससे है? तो ये संबंध है अभिवादन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने प्रतिपादित किया था अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, जिसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा पारित किया गया था और जिसमें कहा गया था कि समाज के उच्च वर्गों के सदस्यों को शिक्षा देने से समाज के जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं इनके लिए भी अवसर मिलेगा, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग हमेशा समाज में उच्च स्थिति के जो लोग हैं इनके मॉडल का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 107 है, खिलजी और तुगलक शासकों ने, जो खिलजी और तुगलक शासक थे इन्होंने मुक्तियों की नियुक्ति की, ये क्यों की थी? तो ये नियुक्ति की थी इन्होंने सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने और अपने एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, निम्न सूफी संतों में से कौन सबसे पहले ईश्वर में स्वयं यानी फना को लीन करने के महत्व को सिखाने वाला था? सूफी संतों में कौन सबसे पहले ईश्वर में स्वयं को लीन करने के लिए के मतलब स्वयं को लीन करने का जो महत्व है इसको सिखाने वाला कौन था? तो ये थे वायजीद बस्तमी। ठीक है, वायजीद बस्तमी थे, ये मध्यकालीन इस्लाम में आध्यात्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 109 है, वीरकेन हेड चैलेंज निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपको नए क्वेश्चन लग रहा होगा, डरना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री से। तो वीरकेन हेड चैलेंज जो है ये वर्ष 1925 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारत के जो तत्कालीन सचिव थे लॉर्ड वीरकेन उनके द्वारा भारतीय नेतृत्व के लिए एक चुनौती है। ठीक है, तो इसने भारतीयों को अपने लिए एक संविधान निर्माण की चुनौती दी, जिसे उन्होंने भारतीयों के प्रदर्शन के लिए अक्षम कार्य माना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, मतलब संविधान का निर्माण। वीरकेन चैलेंज क्या था? संविधान का निर्माण आप करके दिखाइए, ये था। क्वेश्चन नंबर 1110 है, 110 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सूर्यवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो ये किया था 15 वर्षों तक। ठीक, कब से कब तक? 1540 से 1555 तक। तो मुग़ल सम्राट हुमायूं जो रहा था इसी के समय में वो 1530 से 40 तक रहा। उसके बाद चौसा और कन्नौज का युद्ध होता है 39 में और 40 में। तो 40 में कन्नौज के युद्ध के बाद ये भाग जाता है हुमायूं, फिर 1555 में आता है शेरशाह सूरी के बाद और 1 साल तक फिर शासन करता है 1555 से 56 तक। और तो सूर्यवंश रहा था 1540 से 1555 के बीच। क्वेश्चन नंबर 1111 देखते हैं, 111, कौन वर्ष 1945 के आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाए गए मुकदमे
में बचाव पक्ष के अधिवक्ता में नहीं शामिल था। कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू, फूलाभाई देसाई, ये तीनों ही शामिल थे। राइट आंसर इसका ई हो गया। क्वेश्चन नंबर 112 है 112। हाल ही में सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतन मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। 113 है वर्ष 1760 में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ, ये हिस्सा था। तो ये किसका हिस्सा था? कौन से युद्ध का हिस्सा था? ये था तृतीय कर्नाटक वॉर का। तृतीय कर्नाटक वॉर कब हुआ था? 1756 से 1763 के बीच जो 7 वर्षों का युद्ध चला था, ठीक है, उसको कहते हैं, ये कर्नाटक वॉर का समय था, ठीक। और 1760 में ही ये मतलब 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 114 है चौसा के युद्ध के बाद, चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में। तो इसके युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने में किसने मदद की थी? तो ये निज़ाम ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाली घटनाओं के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो क्या कालक्रम था? पहले क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ, और उसके बाद में शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है, ये बेबेल योजना पर सहमति बनाने के लिए था। 1946 में होता है कैबिनेट मिशन, और एटली की घोषणा 30 जून 1948 को होती है। राइट आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 116 है निम्न में से किसे गरीब नवाज के नाम से जानते हैं? तो गरीब नवाज के नाम से मतलब जो है किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ई हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं किसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये मिला है सोरारई पोट्रो को। क्वेश्चन नंबर 118 है ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका लिखने वाला पहला यूरोपीय विद्वान कौन था? तो ये था जोहान अर्नस्ट हैंक्सलेडन। क्वेश्चन नंबर 119 है मुगल काल के दौरान मनसबदार जो थे वो कौन थे? तो मनसबदार कौन थे, वो कौन हुआ करते थे? ये पद्धारक हुआ करते थे। मतलब जो कोई मनसब है वो किस हैसियत से है, तो सरकारी हैसियत बताने के लिए ये मनसबदारी व्यवस्था लाई गई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर किसकी रचना है? ये रचना है फ्रांसवा बर्नियर की। क्वेश्चन नंबर 121 है भारतीय कारखाना अधिनियम जो 1881 का था, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके मुख्य उद्देश्य थे कि श्रम की स्थिति में सुधार करना। लॉर्ड रिपन ने 1880 से 84 तक रहे भारत के बादशाह, ये कारखाना अधिनियम 1881 लेके आए, और इसका उद्देश्य था श्रम की स्थिति में सुधार करने के लिए, और ये प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम के नाम से फेमस था। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण हैं तो वो देख लेते हैं। 7 वर्ष से जो कम आयु के लोग थे इन बच्चों को रोजगार निषिद्ध कर दिया गया, और बच्चों के लिए काम के घंटे 9 घंटे तक सीमित कर दिए गए। बच्चों के लिए 1 महीने में 4 छुट्टियों का प्रावधान किया गया, और ख़तरनाक मशीनरियों के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा प्रावधान इस कारखाना अधिनियम में किया गया। हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था ई वाहनों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 123 है अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो पहला कारखाना जो था अंग्रेज़ों ने सूरत में स्थापित किया था, ठीक है। भारत ने पहली बार 1611 में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, लेकिन मछलीपट्टनम में इनका जो है अस्थायी कारखाना था। अब वर्ष 1612 में उन्होंने सूरत में कारखाना स्थापित करने का अधिकार पा लिया, और ये अधिकार उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 124 है मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये क्या था? जो टांडा शब्द था वो बंजारों के कारवां के लिए था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है कौन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? तो ये ऑकलैंड थे, ठीक है। 1 मिनट, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे ना, जो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, क्योंकि 1845 से 46 के मध्य जो है वो प्रथम 1845-46 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में आरकाट पर विजय प्राप्त की थी?
तो ये किसके नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। 31 अगस्त 1751 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, उसने कर्नाटक यानी जो आर्काट जो है कर्नाटक में है, इसके नवाब चंदा साहिब की राजधानी आर्काट पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। श्री जगन्नाथपुरी जो मंदिर, श्री जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, श्री जगन्नाथपुरी का मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था तो अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा। ठीक, कब करवाया गया था? तो ओडिशा के सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक माना जाता है ये श्री जगन्नाथपुरी का मंदिर। और गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी में समुद्र के किनारे पुरी में इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 128 है। बिहार के किन जिलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो ONGC है, इसने पेट्रोलियम भंडार की खोज को मंजूरी दी है? तो ये किस जगह मंजूरी दी है? समस्तीपुर और बक्सर। यार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 है। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ कब था? पहले तो ये याद रखना है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, सभी को पता होगा। और ये किस किस के मध्य हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। और जब इसमें क्या था, वर्ष 1754 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई थी, इसके 50 सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसके बाद ये युद्ध होता है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 130 क्वेश्चन है। बसोहली शब्द का जो सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है वो क्या है? एक लघु चित्र के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। तो 131 है, मैक्स मूलर के संदर्भ में है। मैक्स मूलर के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो मैक्स मूलर जो है भाई एक देखो इसके बारे में पूरा डिटेल समझो। ये संस्कृत उन्होंने इंग्लैंड में उपलब्ध जो पांडुलिपियाँ थीं, इसका प्रयोग करते हुए संस्कृत में पूरा ऋग्वेद प्रकाशित किया है, सही है। और उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया, ये सही है। और उन्होंने फ्रांज बोप के सानिध्य में संस्कृत भाषा पर शोध किया, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 132 है। कौन सा राज्य कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? तो कौन सा राज्य शामिल था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट यानी PPR ऐसे याद रख सकते हैं आप। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। तो 133 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुदान जो है वो बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के तहत निवेशकों को दिया जाता है? तो ये कौन सा अनुदान दिया जाता है? पेटेंट अनुदान, किराया अनुदान, कौशल विकास अनुदान। ये और किराया अनुदान, ये सभी, विद्युत अनुदान, कौशल विकास अनुदान, रोजगार अनुदान, ये सभी अनुदान दिए जाते हैं। राइट आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 है। ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्न में से किस वस्तु का व्यापार करती थी? तो ये जो व्यापार करती थी ये करती थी काली मिर्च, इलायची, ठीक है, और चंदन। इन चीज़ों का व्यापार करती थी, इसमें चाय शामिल नहीं थी। तो 134 का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से किसे मुगल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? अकबर को। अकबर को जो है एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था विलियम विल्बरफोर्स ने। और 1807 में ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। और संसद में इस अभियान का नेतृत्व जो किया था वो विलियम विल्बरफोर्स ने किया था। और जुलाई 1833 में दास प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित किया गया था, जिसमें केवल 6 वर्ष से कम उम्र के दास बच्चों को तुरंत मुक्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो अपील की गई थी, जो अपीलीय न्यायालय स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 138 है। ये देखते हैं 138 जो है, कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती है बिहार में? तो देखो जो सुरजापुरी बोली है ये बांग्ला में बोली जाती है। और जो थारू बोली है ये भोजपुरी
और मैथिली के मेल से बनी है और ये थारू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में बोली जाती है। और जो वज्जिका है मतलब इसका राइट आंसर है ई। कोई सी मतलब इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऐसी कोई सी बोली नहीं है जो बिहार में नहीं बोली जाती है। ठीक है, ये सभी बोलियां जो है वो बिहार में बोली जाती हैं। जो सुरजापुरी बोली है वो बांग्ला, मैथिली और हिंदी के मेल से बनी है और इसका बोलने वाला जो मुख्य रूप से है वो क्षेत्र वो किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया है। ठीक है, अररिया में भी बोली जाती है इस भाषा को। इस जो भाषा है इसको किशनगंजिया भाषा के नाम से भी जाना जाता है, सुरजापुरी बोली को। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। पिलर एंड प्ले पहल के संदर्भ में बताना है। तो जो ये पहल है ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वो है, एक मिनट, इससे राज्य में औद्योगिक विकास की प्रगति होगी और इस योजना के तहत भागलपुर स्थित सहकारी कताई मिल परिसर में शेड का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसका और 15 करोड़ रुपए के लागत से एक शेड का निर्माण किया जाएगा। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम का जो युद्ध हुआ था इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो ये अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच पहला संघर्ष था। ठीक है, मैसूर और कंपनी के बीच जो है अंग्रेजी कंपनी के बीच 4 युद्ध हुए थे। 1767 से 69 के बीच में हुआ पहला। दूसरा एंग्लो मैसूर वार जो हुआ वो 1780 से 84 के बीच हुआ। तीसरा 1790 से 92 के बीच हुआ और चौथा 1799 में हुआ। तो जो आखिरी युद्ध हुआ इसमें श्रीरंगपट्टनम का युद्ध इसे कहते हैं और इसमें कंपनी को जीत हासिल हुई। इस युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान अपनी राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम इसकी रक्षा करते हुए मारा गया और मैसूर वॉडियार के जो पूर्व राजवंश के अधीन आ गया। मैसूर जो था वो वॉडियार वंश का जो पूर्व राजवंश था अंग्रेज़ों ने उसके अधीन करवा दिया तथा राज्य को सहायक संधि करने पे मजबूर कर दिया। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, मैसूर जो है वो वॉडियार वंश के अधीन आ गया, यही सही है। बाकी पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एंग्लो मराठा वॉर के बारे में देख लेते हैं। इस युद्ध मतलब जो एंग्लो मराठा वॉर था इस श्रृंखला में मराठों की हार हुई थी। ठीक है, इससे पहले युद्ध का कोई निश्चित विजेता नहीं था। युद्ध वर्ष 1782 में सालवाई की जो संधि थी इसके बाद जो है समाप्त हो गया था। इसका राइट आंसर फिलहाल डी है। कैसे है? क्योंकि जो सालवाई की संधि है ये तीसरे युद्ध का परिणाम थी। सही बात है, ठीक है, तीसरे युद्ध का परिणाम थी और द्वितीय युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय हासिल हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1803 से 1805 के बीच होता है और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने उड़ीसा, आगरा तथा दिल्ली सहित यमुना नदी का जो उत्तरवर्ती क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया था। ये सही है। और अंतिम युद्ध के बाद पेशवा को बिट्ठूर भेजा गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो पेशवा को पद से हटा के पेंशन के साथ कानपुर के बिट्ठूर में भेज दिया गया। राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 142 है। बिहार के किस जिले को अपना पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा? तो ये पटना में। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। NFSA 2022 के राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? तो ये है 7वां। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 144 है बेल्लोर विद्रोह के संदर्भ में है। तो जो बेल्लोर विद्रोह जो था ये 10 जुलाई 1806 को बेल्लोर में सिपाहियों के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने वाला विद्रोह था। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें 15 अगस्त 1806 दे रखा है, जबकि हुआ था ये 10 जुलाई 1806 को। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है विद्रोह आभूषणों और जाति चिन्हों के निषेध के विरुद्ध था, ये सही है। और तीसरा ऑप्शन जो है विद्रोह को कर्नल रॉबर्ट गिलेस्पी ने दबा दिया था, ये भी सही है और ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका हो गया, मतलब पूछा है कौन से सही हैं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 145 है। बिहार के किस जिले को अपनी पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिली है? तो ये किस जगह मिली है? ये मिली है पटना में। ठीक है, तो पटना ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर हो गया ई। क्वेश्चन नंबर 146 है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो जो सतारा का विलय हुआ था वो कब हुआ था? सतारा का विलय हुआ था 1848 में और नागपुर का विलय 1853 में। उदयपुर का विलय कब हुआ? ये हुआ 1852 में। झांसी का 1854 में। राइट आंसर इसका क्या हो गया? बी।
क्वेश्चन नंबर 147 है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास हेतु कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो ये 20 से 80% छूट देने का निर्णय लिया है। और क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है 2021 करंट का क्वेश्चन है। उस टाइम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वर्ष 2021 आया था, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ये जो है कौन सा बिहार का इसमें कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है 15वां। क्वेश्चन नंबर 149 है, हाल ही में जेपी गंगा पथ के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ है। तो ये किस जगह पे हुआ है? ये हुआ है आपका पटना में। कहाँ पे? पटना में। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 था, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो ये अधिनियम के तहत अंग्रेज़ों और क्षेत्रीय भाषा दोनों में समाचार पत्र को चलाने का प्रावधान था इसमें, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और इसे वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अधिनियमित किया गया था, ये भी गलत हो गया क्योंकि लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और इसको जो है अंग्रेज़ी भाषा में चलाने का प्रावधान था। और ये अधिनियम मद्रास को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में लागू था, ये सही है। मद्रास को छोड़ के भारत के सभी प्रांतों में ये लागू था। तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो सी हो गया। तो ये हमारे पार्ट 2 में हमने जो 75 से लेके 150 तक 75 क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया। और पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसके बाद ये पार्ट 2 है। इसमें अब हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को इस टेस्ट 1 में कवर कर लिया है, ठीक है, टेस्ट 1 का पार्ट 2 में। अब हम टेस्ट 2 लेके आएंगे। तो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ के जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।